सर आवाज आवाज बहुत कम है। हाँ जी। अंजू, आपके सिस्टम में देखो, आवाज बाकी लोगों को अच्छी मिल बाकी रही सबको भी कमी आ रही है क्या? है। नहीं, मुझे ठीक है। आवाज तो ठीक लग रही है। चलिए ठीक है। सर ठीक आ रही है। चलिए एक बार आज के इस सत्र में आयुर्वेद के इस सेशन में सर्वप्रथम विश्व योग गुरु परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, जो आज भी भारत की पुरानी वैदिक सनातन संस्कृति के उस ऋषि परंपरा के संवाहक के रूप में आज योग को, आयुर्वेद को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष के चरणों में नमन करते हुए, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण महाराज के पुरुषार्थ को नमन करते हुए आज के विषय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। कल हमने आयुर्वेद के प्रारंभिक परिचय से लेकर के आयुर्वेद की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में थोड़ा सा जाना। अब यदि और थोड़ा आगे जानने का प्रयास करें तो आयुर्वेद जो हम देखते हैं कि रोग के जो प्रमुख कारण आयुर्वेद मानता है, और जो आज भी जिसको उनको माना जाता है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी, वो 7 प्रकार के रोग के मुख्य कारण है। पहला जिसमें है अनुवांशिक, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक, हेरिडिटी। दूसरा है जीवाणु एवं विषाणु जन्य रोग, अर्थात बैक्टीरियल और वायरल डिजीज। तीसरा है पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से जनित रोग, अर्थात एनवायरमेंटल डिजीजेस। और चौथा है दोषपूर्ण जीवन शैली के एवं तनाव से उत्पन्न रोग, अर्थात जो हमारा लाइफ स्टाइल जिनको डिजीज बोलते हैं। पांचवा है हमारा नशाजन्य रोग, और छठा है रोग के कारण से उत्पन्न रोग, रोग के कारण से उत्पन्न रोग, अर्थात जो रोग के कारण से कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं बाद में। ये 5वां प्रकार, ये छठा हुआ। और 7वां हुआ दवाओं के कुप्रभाव से उत्पन्न होने वाले रोग, अर्थात हमने कोई दवा ली, उससे कोई साइड इफेक्ट हुआ या कोई और नया रोग कोई उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से 7 प्रकार के रोग की उत्पत्ति के कारक कारण ये माने गए। और सामान्यतः देखें तो जो आधुनिक चिकित्सा जगत है वो भी इन्हीं को मानता है, लेकिन आधुनिक चिकित्सा पद्धति जो एलोपैथी पद्धति है उसमें जो उनकी चिकित्सा करने के जो लक्ष्य हैं 7, जो वो भी 7 ही है कि जिनको लेकर के वो चिकित्सा के अपने स्टेप तय करते हैं, अर्थात चिकित्सा किन किन क्षेत्रों में किस स्टेज में की जानी है, किस प्रकार की जानी है, किस प्रकार के रोग हैं उनको कैसे हमें पकड़ना है या उनकी उपचार करना है। तो ये भी 7 हैं। तो 7 लक्ष्य बना करके ही आधुनिक चिकित्सा पद्धति उपचार के क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो पहला उसकी उपचार की विधि आती है, सबसे पहला उनका लक्ष्य रहता है जिसे कहते हो प्राथमिक रोकथाम, प्राइमरी प्रिवेंशन। दूसरा वो उनका लक्ष्य रहता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, अर्थात कोई रोग हो गया तो हमने कोई वो वैक्सीनेशन बनाई, कोरोना की वैक्सीन बनाई, फिर उसको कुछ और आगे ना बढ़े तो इसके लिए सेकंड डोज लगा दी, फिर थोड़ा सा और उसको सेकेंडरी प्रिवेंशन के रूप में हमने बूस्टर डोज कर ली, उसकी इन्वेंशन कर लिया। तो आगे जगह के ये इस तरह से स्टेपिंग है, लक्ष्य है उनके कि वो हो ना बीमारी।
तीसरा रहता है फिर उस बीमारी पर नियंत्रण अर्थात कंट्रोल। तीसरा है नियंत्रण, कंट्रोल। और चौथा है उसे फिर पूरी तरह से उपचारित कर देना, उपचार अर्थात क्योर कर देना। और पांचवा बिंदु आता है, उनका लक्ष्य पांचवा है कि रोग का उग्र अवस्था में उपचार, जिसे हम देखते हैं कि जो कॉम्प्लिकेशन वाली बात आ रही थी, तो रोग की उग्र अवस्था में भी उपचार कैसे होना है, ये पांचवा बिंदु है। और छठा है रिहेबिलिटाइजेशन, पुनः स्थापन जिसको बोलते हैं, पुनः स्थापन। और सातवां बिंदु आता है शमन चिकित्सा अर्थात पैलिएशन। अब यदि दोनों का हम देखें, इस जो उनके लक्ष्य हैं उपचार करने के, तो आयुर्वेद में और यदि एलोपैथ की दोनों की हम देखें, तो प्राइमरी प्रिवेंशन में आयुर्वेद तो बहुत ही अच्छे से काम करता है, क्योंकि लक्षणों से रोगी को रोग से बचाना उनका लक्ष्य नहीं है। हमने सिर दर्द हुआ है या पेट में दर्द हुआ है, तो हम उसके जो मूल कारण है उस कारण को जानते हैं, उस कारण को जानने का प्रयास करते हैं, और उसको जान करके जब मूल कारण को समाप्त कर देते हैं, तो जो कहीं भी हमें दर्द हो रहा है या कोई और उल्टी 10 चक्कर आ रहे हैं या कुछ और कुछ हो रहा है, तो वो कारण जो है फिर वो जो रोग है वो रुक जाता। तो आधुनिक पद्धति में जैसे मैंने बताया कि टीकाकरण करके रोकते हैं। अब पिछले दिनों आपने देखा होगा चेचक के टीके, पोलियो के टीके, हेपेटाइटिस के टीके, अनेक इस प्रकार का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला। लेकिन फिर भी आज भी कहीं कहीं चेचक के मामले भी आ जाते हैं, पोलियो भी बिना दवाई खाने के बाद भी हो रहा है। और आज भी आपने अगर न्यूज में सुना हो तो दो वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हुआ और व्यक्ति मर गया। तो ये पूरी तरह से कारगर नहीं है, जबकि योग और आयुर्वेद के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति नेचुरोपैथी के माध्यम से यदि हम अनुकूल जीवन यापन करते हैं, उपयुक्त जीवन यापन करते हैं, हम हमारी जीवनचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या के अनुकूल हम व्यवहार करते हैं, हम अपने खाने पीने का सिस्टम ठीक रखते हैं और अपने इम्यूनिटीज को स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं व्यायाम के द्वारा, योग के द्वारा, खान पान के द्वारा, अपने आहार के द्वारा, तो हम देखते हैं कि ये हमारे प्रिवेंशन के रूप में हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखता है और हमें रोग होता ही नहीं। तो आयुर्वेद में बहुत आसान है इसकी प्राथमिक रोकथाम करना। और इस जो दुनिया की अब तक की सबसे भयंकर महामारी के रूप में जिसको हम जानते हैं, जबकि इससे पहले प्लेग हुआ है, हजारों की संख्या में लोग मर जाते थे, पूरा गांव खत्म हो जाता था, ऐसे कॉलरा फैलता था, हैजा फैलता था, तो तब भी लोग बहुत मरते थे। लेकिन पोलियो में आपने देखा कि पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया अपने घरों में बंद कर दी गई, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और ऐसे स्थिति में भी आयुर्वेद के द्वारा जो लोग जड़ी बूटियों का घर में तुलसी के, अदरक के काढ़े पी रहे थे, काली मिर्च का काढ़ा बना के पी रहे थे, लौंग इलायची के काढ़ा पी रहे थे, उनको इन्फेक्शन हुआ ही नहीं। और यदि हुआ भी तो कब थोड़ा बहुत बना, उनको पता भी नहीं चला कि वो कोरोना था या क्या था, वो ठीक अपने आप हो गया। यानी योग और आयुर्वेद के द्वारा हम अपने खान पान को नियंत्रण करते हुए ही इन प्राथमिक जो प्राइमरी प्रिवेंशन है, उनकी प्राथमिक रोकथाम है रोगों की, उसको आसानी से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। तो ये हमारे लिए हम देखते हैं बहुत ही सटीक और बहुत सस्ती और सहज सरल एक विधि है आयुर्वेद के माध्यम से अपने आप को प्राथमिक रोकथाम से बचाए रखने के लिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारी शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के कोई एक अंग बनता है, अलग अलग उसकी प्रकार है, उसकी आकृति है, और उनको उनसे मिलकर, उन अंगों से मिलकर फिर एक पूरा सिस्टम बनता है, और सिस्टम के बाद पूरा एक शरीर बनता है।
और इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्येक कोशिका के अंदर जो हमारी प्राण ऊर्जा है, जो एक पूरे शरीर की भांति वो कोशिका कार्य कर रही होती है। अर्थात उस शरीर के अगर जो लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे, छात्र रहे होंगे, जिन्होंने इंटर में या बीएससी वगैरह किया होगा, तो कोशिका के अंदर यदि कोशिका की संरचना उन्होंने पढ़ी हो, तो कोशिका में जीव द्रव्य होता है, बाहर झिल्ली होती है, उसके अंदर कोष्टक होते हैं जिसे आकाश तत्व बोलते हैं, रिक्तिकाएं होती हैं, बीच में केंद्रक होता है, इसके अलावा तंतु होते हैं। उस साथ में जो एक रचना रहती है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका का एक तरह से बिजली घर कहलाता है, जहां पर अग्नि रहती है। तो वहां उस माइटोकॉन्ड्रिया के एक्टिवेशन से अग्नि वहां प्रज्वलित होती है, और वहां जो रासायनिक क्रिया होती है जिसमें हम कोशिका में रक्त के माध्यम से ग्लूकोज जो हमारा फ्यूल है वो पहुंचा था, और फेफड़ों के माध्यम से जो हमारी वहां पर ऑक्सीजन पहुंची थी वो भी रक्त के माध्यम से। उन दोनों का संयोजन जब होता है तो वहां हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन होने से वहां पानी का निर्माण होता है, वहां एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। इसके अलावा बहुत सारे अमीनो एसिड्स और दूसरे और चीजों का वहां पर निर्माण होता है, वहां पर यूरिक एसिड का निर्माण होता है, और बहुत सारे ऐसे विषैले पदार्थ भी होते हैं यूरिया जैसे, जिनको बाहर निकलना होता है। तो इस प्रकार के निष्प्रयोग जो वो हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं। तो उस कोशिका जो कि एक जीवित शरीर की भांति कार्य कर रही है, और वहां पर जो एटी के रूप में प्राण ऊर्जा का निर्माण हुआ है, वो प्राण ऊर्जा प्रत्येक कोशिका में उत्पन्न होते हुए हमारे पूरे शरीर में एक व्यापक चेतना के रूप में, एक बड़ी ऊर्जा के रूप में दिखाई देती है। हमारा शरीर चेतनता को प्राप्त होता है, और इस प्रकार से हम गति करते हुए दिखाई देती है। आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज नहीं आ रही सर, आवाज चली गई। आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही। चल मैं दूसरी डिवाइस लगाता हूँ। हो आई आवाज? हाँ जी, आ गई सर, नहीं आई? आ गई। क्लियर आ रही है? आ गई श्रीमान जी। तो होता क्या है कि वहां पर जब उस चेतनता के साथ शरीर प्राण ऊर्जा को उत्पन्न करता है, तो हमारा शरीर जीवित होकर के जीवित एक शरीर की बात से हमारे सारे शरीर के अंदर जितने भी अंग अवयव लगे हैं, जितने भी पार्ट्स लगे हैं, जितने भी हमारे कहने चाहिए उपकरण लगे हैं शरीर को चलाने की, इस मशीनरी को चलाने की, वो सारे अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहते हैं, और उसी परिभाषा को कहा जाता है कि हम शरीर स्वस्थ रहता है। तो प्रत्येक कोशिका को यदि उसके अंदर केंद्रक के अंदर जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स है, तो यानी डीएनए के अंदर भी जो व्यापक उसकी एक संरचना है, वो अगर व्यवस्थित रहती है नेचुरोपैथी के हमारे खान पान के द्वारा, दिनचर्या के द्वारा और अपने योग प्राणायाम के द्वारा, तो हम देखते हैं कि वो सारा सिस्टमाइज एक सिस्टम की तरह से वो सारा सब कुछ ठीक काम करता रहता है, और हमारा शरीर स्वस्थ होने की परिभाषा को प्राप्त करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस प्रकार के उपायों को करके, आयुर्वेद के सिद्धांत को अपना करके हम प्राइमरी प्रिवेंशन के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करेंगे। अब जो दूसरा एक लक्ष्य है द्वितीयक रोकथाम, सेकेंडरी प्रिवेंशन, यानी एक बार रोग होने पर दोबारा न हो। अब आप देखें कि जो उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर, या मधुमेह है, डायबिटीज, या उच्च वसा, कोलेस्ट्रॉल जो हमारा रक्त में ज़्यादा बढ़ जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हमारा मोटापा है,
ज्यादा फैट जमा हो जाना। इसी तरह से ये सब जो है, आप देखें कि एक बार यदि आपने कोई सी दवा के कारण से कैसे उसको थोड़ा कम किया है, लेकिन वो दोबारा से होने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं आधुनिक चिकित्सा पद्धति। इसीलिए उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आपको ये जो उपचारित किया गया है, दवा दी जा रही है, आप इसको लगातार खाते रहेंगे। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि उस दिन कुछ दिन ये दवा खा के बंद कर दीजिएगा, क्योंकि उनको लगता है कि सिस्टम चूंकि खराब हुआ है, तो जब तक ये दवा साथ में नहीं जाएगी तो सिस्टम रेगुलर तरीके से, सामान्य तरीके से अपनी कार्यप्रणाली को प्राप्त नहीं करेगी। जबकि आयुर्वेद के द्वारा हम उसके पूरे मूल कारण को जब ठीक कर लेते हैं, उसकी कार्यवाही को, क्रियाशीलता को समुचित मात्रा में उपचारित कर लेते हैं, उसको बढ़ा लेते हैं, उसको सामान्य स्थिति में ले आते हैं किसी व्यक्ति कार्यविधि को, तो हम देखते हैं कि वो ठीक से काम करता रहता है और फिर किसी भी प्रकार की हमें बाह्य औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में जो शारीरिक श्रम का अभाव है या जो उनके हेरिडिटी कैरेक्टर है, उसके कारण से कई बार उनको समस्या आती है। लेकिन यदि वे अपना संतुलित जीवन यापन करते हैं, आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुरूप अनुकूल चलने का प्रयास करते हैं, तो वो उस गुण से भी अपने आप को, जो हेरिडिटी उनके अंदर किसी बीमारी का गुण आता है कि उनको आनुवांशिक रूप से डायबिटीज हो रही है या आनुवांशिक रूप से हार्ट की बीमारी है, बीपी हाई हो जाता है या कमजोर रहता है, वो भी उनको नहीं होता है। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि जिनके माता पिता को कोई बीमारी थी और डर था कि उनके आनुवांशिक रूप से उनको बीमारी होगी, लेकिन यदि वो यौगिक जीवनचर्या को अपनाते हैं, आहार चर्या को अपनाते हैं, ठीक से अपनी आयुर्वेदिक जो जीवन प्रणाली है उसके अनुकूल व्यवहार करते हैं, तो उनके वो हेरिडिटी जो बीमारी है वो भी उनको पास नहीं आती। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेकेंडरी इसमें भी हम आयुर्वेद बहुत सटीक और सहज उपचार करने की हमारे पास विधि हमें दिखाई देती। ऐसे ही तीसरा जो आता है वो आता है नियंत्रण का, कंट्रोल। तो ऐसे हम देखें तो कुछ क्षेत्रों में जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है उसमें उसने अनुसंधान किया है, खोज की है, रिसर्च की है, और बहुत सारे जो बैक्टीरियल और वायरल डिजीज है उनके ठीक करने में उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन हम देखें तो चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, उच्च रक्तचाप हो, या मधुमेह हो, या कोलेस्ट्रॉल की संबंधित हो, या आप देखें कि इस प्रकार की जितनी भी बीमारियां हैं, इनमें आधुनिक चिकित्सा पद्धति की, एलोपैथी की बात करें तो उसकी परमानेंट उनके पास कोई चिकित्सा प्रणाली विधि नहीं है कि वो कहें कि कुछ दिन के लिए करके आप उसको बंद कर दीजिएगा। लगातार उनके इस संबंध में कहा जाता है कि अगर डायबिटीज हो गई कि आपको तो अब जीवन भर इंसुलिन की गोली खानी पड़ेगी, ज्यादा हो गया तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, हाई बीपी की गोली है तो खानी पड़ेगी, अपनी जेब में रखिए, अचानक आपको ज्यादा हो तो जेब के नीचे तुरंत रख लेना। कोलेस्ट्रॉल है तो नहीं, कोलेस्ट्रॉल के लिए ब्लड थिनर की गोली तो आपको लगातार खानी पड़ेगी। ये इस प्रकार के वाक्य अपनी सामान्य स्थिति में लोगों से सुने होंगे कि डॉक्टर उनको ये प्रिस्क्राइब करते हैं, जबकि आयुर्वेद के माध्यम से हम कंट्रोल करने में, क्या इसको पूरी तरह से ठीक करने में यानी क्योर करने में सफल हैं। जो चौथा जो बिंदु हमारा रोकथाम का, कंट्रोल करने, क्योर करने का, तो हम देखते हैं कि हम आयुर्वेद के माध्यम से इस प्रकार की सभी बीमारियों को पूरी तरह से उसके सिस्टम को ठीक करके हम उसकी सिम्टोमेटिक चिकित्सा करके पूरे सिस्टम को ठीक करने के बाद उसको पूरी तरह से रोग मुक्त कर देते हैं, यानी क्योर कर देते हैं। तो आयुर्वेद इसमें भी हमें बहुत सटीक दिखाई देता है जब तुलना करते हैं। अब आयुर्वेद में जैसे हम देखते हैं कि डेंगू है, हेपेटाइटिस है, लिवर से संबंधित बीमारियां हैं, कोलाइटिस है, और आपका ब्रोंकाइटिस है, अर्थराइटिस है, सोराइसिस है,
सिर दर्द है, माइग्रेन है, जिसे आधा शीशी का दर्द भी बोलते हैं, और कैंसर है, यानी ये भी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेद का बराबर ये कहना है। आयुर्वेद में कैंसर को अबुर्द बोलते हैं, तो उसमें हजारों साल पहले उसमें दिया है कि अबुर्द की बीमारी भी पूरी तरह से ठीक हो सकती है, क्योंकि शरीर के अंदर विकृति आने से, उसकी कमजोर होने से, उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होने से, इसकी दिनचर्या या किसी आहारचर्या के अनियमित होने से हमारे अंदर जो अनियमितता आई थी, उसके कारण से वो सिस्टम डगमगा गया और वो कैंसर बन गया। लेकिन जैसे हम आयुर्वेद की पूरी तरह से नियमों का पालन करते हैं, हम देखते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी भी आयुर्वेद की विधि से ठीक की जा सकती है। और मैं किसी का माइक खुल रहा है, आपको बहुत शुभ ज्यादा समाचार भी डिस्टर्बेंस आ रहा है। कि पतंजलि में कैंसर के संबंध में जो एक रिसर्च चल रही है, उसमें बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं कि जिसमें कैंसर को आयुर्वेदिक औषधि के प्रयोग करके, उनका उपयोग करके पूरी तरह से बाकी लोग अपना माइक बंद करेंगे किया प्लीज। जा सकता है। और बहुत काफी लोगों का माइक खुला हुआ है, डिस्टरबेंस आ रहा है बहुत ज्यादा। इसको अभी कुछ दिन पहले ही प्रभु स्वामी जी महाराज ने इंडिया टीवी पर बताया। तो आयुर्वेद हम देखते हैं कि रोग के पूरी तरह से उन्मूलन में, उसको पूरी तरह से खत्म करने में रोग को बहुत सटीक है, सार्थक है और बहुत ही सरल सहज उपलब्धता के साथ की जाने वाली चिकित्सा पद्धति। अब जो रोग के अगला लक्ष्य जो आयुर्वेदिक का जो आपकी आधुनिक चिकित्सा पद्धति अपनाती है कि उग्र अवस्था में उपचार, रोग की उग्र अवस्था में उपचार, जिसे कहते हैं एक्यूट मैनेजमेंट, यानी इसको कॉम्प्लिकेशंस कह सकते हैं। यानी हमने हमारे पैर में कोई कांटा चुभा था या लकड़ी की फांस लग गई, हमने उसको अनदेखी कर दी। अनदेखी करने के बाद क्या हुआ कि उसको ये श्रीमान जी माइक खुले हुए हैं, कुछ ने माइक को खोल रखे हैं, उन्हें बंद करा दीजिए। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो आपको मुझे लगता है कि आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार गुरुजी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है, बीच में डिस्टरबेंसेस था, बाकी लोगों के यहाँ से आवाज आ रही थी, इसके बारे में बोल रहे थे सर। आपकी आवाज क्लियर है? जी जी ठीक। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि उग्र अवस्था में उपचार, एक्यूट मैनेजमेंट जो है, उसमें यदि हम थोड़ा सा तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो जैसे हार्ट अटैक है, हृदय आघात बोलते हैं जिसको, हृदय आघात है या पैरालिसिस है, लकवा, पक्षाघात जिसको बोलते हैं, हृदय आघात या पक्षाघात या किसी अन्य प्रकार की दुर्घटना होने पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति तुरंत उपचारित करने के लिए प्रभावी दिखाई देती है। लेकिन आयुर्वेद में भी इस क्षेत्र में तुरंत प्रभावी औषधियों के माध्यम से हम हार्ट अटैक को तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं, लकवे को कंट्रोल कर सकते हैं, पक्षाघात को ठीक कर सकते हैं, और इसी प्रकार से किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर भी हम रोगी व्यक्ति को उपचार देने की स्थिति में हैं। और इसीलिए सभी प्रकार के क्षेत्र में मैंने जैसे बताया कि पतंजलि में आयुर्वेद का सबसे बड़ा दुनिया का रिसर्च सेंटर है, जहां 500 वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं, और प्रत्येक दशा में हम रोग का उपचार कर पाए। जितना आज तक आयुर्वेद के क्षेत्र में काम हुआ है, उससे भी कई गुना अधिक प्रमाणिक तौर पे, वैज्ञानिक तौर पे आज की मानकों के आधार पर किस प्रकार से चिकित्सा आयुर्वेद के माध्यम से की जा सकती है, ऐसे बहुत बड़े काम पतंजलि योगपीठ द्वारा किया जा रहा है। और जो छठा और सातवां बिंदु है पुनः स्थापन का, रिहेबिलिटाइजेशन और पैलिएशन, शमन चिकित्सा, इसमें दोनों ही पद्धतियां बहुत प्रभावशाली हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति भी हम देखते हैं बहुत अच्छी है, और जो आयुर्वेद है वो भी बहुत सटीक रूप से इनको पूरी तरह से रोग के शमन करने के लिए हमें प्रभावी दिखाई देती है।
लेकिन हम देखते हैं कि जो आयुर्वेद है उसके चिकित्सा करने में किसी भी प्रकार के जो साइड इफेक्ट है ना, जो उसके दुष्प्रभाव हैं वो नहीं होते। इसलिए दुष्प्रभाव रहित बहुत सस्ती है, सरल है और सुरक्षित है, प्रामाणिक है, वैज्ञानिक है। ऐसा आयुर्वेद के माध्यम से हम उपचार करने में देखते हैं कि उसमें कहीं से भी कोई कमी दिखाई नहीं देती। और आज इसीलिए प्रत्येक जन को आयुर्वेद की इस प्राचीन भारतीय वैदिक सनातन जो प्राचीन विद्या है, विधा है, उस पर गर्व करने के लिए लोगों को और अधिक विश्वास में लेने की आवश्यकता है, जिसको हमें सबको उस दिशा में काम करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारी जीवन शैली में यदि सात्विकता है, सहजता है, सरलता है और शांतपूर्ण जीवन है, तनाव रहित है, तो हम अनेक रोगों से स्वयं ही अपने आप दूर बने रहते हैं। तो योग अपने मानसिक स्थितियों को, चित्त की वृत्तियों को निरोध के साथ आपके जो मानसिक शांति को अनुभव कराता है, उसके माध्यम से हम देखते हैं कि रोग अपने आप ही हमारे से दूर बने रहते हैं। हमारे शरीर का जो हार्मोन सिस्टम है उससे प्रभावित नहीं होता है। आपने देखा होगा कि कितना हार्मोन्स हमारे शरीर में प्रभाव डालते हैं। एक यदि उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, यदि आप कभी कहीं जा रहे हो सड़क पर अचानक और आपके पीछे अचानक कुत्ता भौंक पड़े, तो आपके एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चौंक के एकदम बिदक जाते हैं और आप देखते हैं कि आप उस दिशा में तुरंत बच करके अपने आप को बचा लेते हैं, पैर या हाथ जो भी है उधर से कूद के अलग हो जाते हैं। जबकि भौंकते ही जो आपके शरीर में उसकी आवाज गई, उसने संदेश दिया, वो नर्व के माध्यम से मस्तिष्क को गया, मस्तिष्क ने ऑर्डर किया कि वहां से हटा लीजिए। शरीर के रोंगटे खड़े हुए, वहां से मस्तिष्क ने एक ऑर्डर किया, तो वहां एड्रेनलिन नाम का हार्मोन उत्पन्न हुआ, जिसने आपके पूरे शरीर के रोंगटे, एक एक बाल आपका खड़ा हो गया। कितने सेकंड के भी 100वें हिस्से में ये सारी क्रियाएं संपादित हो गई। यानी हार्मोन वो बन भी गया, उसने अपनी क्रिया भी कर दी, सब कुछ, और बचाव के रूप में कूद करके आदमी अलग भी खड़ा हो गया। तो ये हार्मोन्स का कितना प्रभाव होता है। तो जो अब मैं कल भी आपको बता रहा था कि जो प्रज्ञा अपराध है, यानी हमारे छोटे छोटे सोचने मात्र से, हमारे किसी भी चित्त की वृत्ति के दूषित होने से, हमारे वात पित्त कफ जो 3 त्रिदोष सिद्धांत आयुर्वेद उसको मुख्य रूप धारण में मानता है, वो प्रभावित होते हैं और उसके प्रभावित होने से फिर हमारे शरीर में उससे संबंधित रोग उत्पन्न होने लगते हैं। एक और जो विशेषता है आयुर्वेद की, वो है इसकी औषधियों की प्राकृतिक रूप से सहज और सरल उपलब्धि। हमारे आसपास ही बगीचे में, हमारे घर आसपास पार्कों में, सड़क के किनारे, खेतों में, जंगल में, और कुछ नहीं तो हमारे घर के रसोई घर में ऐसे बहुत सारे मसाले को पहले से प्रावधान किया गया है। इतने मसाले आप देखेंगे कि दुनिया के किसी भी देश में नहीं होते, जितने मसाले भारतीय रसोई में हम देखते हैं। ये मसाले कोई ऐसे ही नहीं बना दिए गए, ये मसाले हमारे ऋषि महर्षियों की, हमारे जो आहार के विशेषज्ञ थे, जो कि जानते थे वात पित्त कफ को कैसे शांत रखना है, कौन सी चीज में हमें राई का तड़का लगाना है, कौन सी चीज में हमें मेथी का, कलौंजी का तड़का लगाना है, कौन सी में हमें जीरे का और अजवाइन का तड़का लगाना है, हींग डालनी है। इस सारा एक विशेष आप देखते हैं। कुछ विशेष प्रकार की आप जो बात की जो देखते हैं, ऐसी सब्जियां हैं, जैसे हम देखते हैं कि अरबी है, तो अरबी में आपको अजवाइन का तड़का जरूर लगाएंगे आप। तो ये इस प्रकार के ये जो है, ये औषधीय प्रयोग हैं जिनको हम अपनी रसोई में देखते हैं। तो ऐसे इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारी चीजें, इनकी सहज उपलब्धता हमारे पास रहती है। केवल हमारे पास इस गुलामी के लंबे कालखंड में, एक लंबे समय में हम इससे दूर रहे, इसलिए हमारा वो ज्ञान थोड़ा कम हो गया। हमारी दादी नानी जितने ज्यादा पहले नुस्खे जानती थी, अब वो भी इतना कम जानती हैं। तो इसलिए ये ज्ञान थोड़ा सा विलुप्त हुआ है और आज हम उस फिर अच्छे युग में जी रहे हैं, जब आयुर्वेद की फिर एक बार पताका पूरी दुनिया में फैल रही है। और WHO ने अभी पिछले वर्ष ही
आचार्य श्रद्धेय बालकृष्ण जी महाराज को दुनिया के सबसे 10 स्वास्थ्य की दिशा में अच्छा काम करने वाले जो लोगों को पुरस्कृत किया, उसमें श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज भी थे, जिनको WHO ने सम्मानित किया था। तो बहुत बड़ा काम आयुर्वेद के स्तर पर मनुष्यों के स्वास्थ्य रक्षा के विषय में किया जा रहा है। तो आयुर्वेद को हमें पुनर्स्थापित करना है। तो ये इसकी सहज जो उपलब्धता है, ये इसकी एक विशेषता है। फिर दूसरी, इसके खरीदने में जो हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, जैसे मैं कल भी चर्चा कर रहा था कि हार्ट की और डायबिटीज की 1-1 लाख करोड़ रुपए की गोली एक साल में खाई जाती है हमारे भारत में। तो उसका सारा वो विदेशी मुद्रा जो मल्टीनेशनल कंपनीज के माध्यम से विदेशों में जाती है, वो भी बचती है। और बहुत बड़ा, अभी 15 दिवस पूर्व ही पतंजलि योगपीठ में हरिद्वार में ही जो पतंजलि यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, उसके ऑडिटोरियम में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस सेमिनार हुआ था, जिसमें देश के एम्स से लेकर के और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, उनके बड़े बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को बुला करके, इसके अलावा देश के बहुत बड़े वैज्ञानिकों को बुला करके जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हैं, ऐसे सबकी एक सेमिनार 3 दिन का किया गया था। और ये योजना बनी कि हम सभी प्रकार की ऐसी जो भारतीय विद्या है स्वास्थ्य को प्रयोग करने वाली, उनका उपयोग करके ये जो आयुर्वेदिक जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति के रूप में एलोपैथी, जहां मल्टीनेशनल कंपनियों ने एक अपना पूरा शिकंजा कस रखा है और हमको मजबूर किया जाता है कि उनको, जबकि उनके पास विकल्प नहीं है ठीक को करने का, फिर भी हम उसको खाते हैं। तो उससे मुक्त कराना है देश को, पूरी तरह से विदेशी मुद्रा को हमें पूरी तरह से बचाना है और अपनी इस विधा के माध्यम से केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को ये बताना है कि इससे आपका उपचार किया जा सकता है, उससे लोगों को उपचार देना है। तो बहुत बड़ा ये जो कई लाख करोड़ रुपए का कारोबार केवल दवाओं का होता है, उससे अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत बड़ी योजना अभी तैयार की गई है और उस पर सरकार और स्वामी जी के साथ मिलकर के इस प्रकार की कार्य योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे आयुर्वेद को फिर एक बार शिखर पर पहुंचा करके पूरी दुनिया में इसका व्यवहार में लाया जा सके। तो हम देखते हैं कि आयुर्वेद का जो विषय क्षेत्र है वो केवल मनुष्य के लिए ही नहीं है, वो प्राणी मात्र के लिए है। अर्थात कोई अगर जीव जंतु भी बीमार है, जो पशु जगत है, उसके लिए भी हमें उपचार की अनेक प्रकार के ग्रंथ में, साहित्य में हमें विधि और उसकी सुरक्षा का, चिकित्सा का पूरा ज्ञान देखने को मिलता है। हमारे अलग अलग संतों ने अलग अलग समय पर, ऋषियों ने, महर्षियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, मैं समझता हूँ ये एक तरह की उपाधियां रही होंगी। जैसे हम देखते हैं आज लेक्चरर है, रीडर है, प्रोफेसर है, PhD होल्डर, डॉक्टरेट है, इस प्रकार की उपाधियां रही होंगी। ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, महर्षि, ये उनके स्टेटस रहे होंगे, जो अपनी अथक साधना के बल पर, जिसको हम तपस्या कह सकते हैं, तप कह सकते हैं, उस परिश्रम के साथ उन्होंने जो अनुसंधान किया, वो अनुसंधान हमारे पास आयुर्वेद के रूप में संरक्षित है। और केवल ऋषियों ने मनुष्य के लिए नहीं, जैसे मैं कह रहा था जीव जगत, जंतु जगत, जीव जगत के लिए भी क्या है, जंतुओं के लिए भी एक आयुर्वेद देखने को हमें एक वेद मिलता है जिसमें अश्व आयुर्वेद, अश्व कहते हैं घोड़े को। तो घोड़े के, चूंकि पूर्व जन्म में कोई और साधन नहीं थे, ये कारें वारे नहीं थी, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज नहीं थे, तो मनुष्य के आने जाने का साधन घोड़े हुआ करते थे, हाथी हुआ करते थे। तो एक ग्रंथ मिलता है गज आयुर्वेद, गज मतलब हाथी, यानी हाथी बीमार हो जाए तो उसको कैसे सही रखना है। हमारी लड़ाइयां भी जो होती थी वो घोड़े पर, हाथी पर हुआ करती थी। तो अश्व आयुर्वेद, गज आयुर्वेद, गव आयुर्वेद, गव मतलब गाय, गाय हमारी आर्थिक संपन्नता का आधार थी, हमारी जैविक कृषि, हमारी सारे जीवन का जो आधार थी वो गाय थी। तो गाय को बीमार कैसे, उसकी कैसे उसमें उसके उपचार किया जाए, कैसे उसकी आगे संतति ठीक हो, ये इस प्रकार का पूरा एक ग्रंथ गव आयुर्वेद के नाम से हमारे पास उपलब्ध है, हजारों वर्ष पुराना। ऐसे ही वृक्षों के भी बीमार होने पर उनका कैसे उपचार किया जाए, वृक्ष आयुर्वेद भी देखने को मिलता है कि किस वृक्ष में कौन सी बीमारी लगती है, कौन सा कीड़ा लगता है, कौन सा हमें
किस प्रकार का पेस्टिसाइड बनाना है और कैसे हम उसको पौधे को, वृक्ष को सुरक्षित रख सकते हैं, उससे कैसे फल ले सकते हैं, अधिक फल ले सकते हैं। तो ये पूरा एक वृक्षों का संबंध में भी वृक्ष आयुर्वेद एक ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है, विद्यमान है। अर्थात आयुर्वेद का जो विषय क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है। केवल मनुष्य नहीं, हम देखते हैं पूरे जीव जगत के लिए, पूरी पर्यावरण के लिए हम इस प्रकार के ज्ञान को भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के इन ग्रंथों के माध्यम से हम अपने आप को कितना समृद्ध पाते हैं। केवल इसको पहचानने की आवश्यकता है, इस पर गर्व करने की आवश्यकता है, इसको प्रयोग में ला करके, इसको समझ करके इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आयुर्वेद में कष्ट साध्य व असाध्य रोगों की जो विवेकपूर्ण चिकित्सा की जाती है, उसके साथ साथ स्वस्थ मनुष्य के उसकी स्वास्थ्य रक्षा कैसे हो, यानी वो बीमार ना हो। यदि वो उसका वजन 65 किलो है तो 65 किलो बना रहे, ना तो वो 70 किलो में जाए ना वो 60 किलो में आए। यानी उसके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो, उसकी बौद्धिक का स्तर कैसे बना रहे, उसके शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता वो किस तरह से बनी रहे, और उसमें उसको बनाए रखने के लिए, रोगों के आक्रमण से बचे रहने के लिए सभी प्रकार की इस तरह की बातें हम देखते हैं कि आयुर्वेद में हमें मिलती हैं कि हम रोग ग्रसित ही ना हो। किसी भी प्रकार के वायरल और बैक्टीरियल यदि एनवायरनमेंट में हैं तो वो हमारे अंदर प्रवेश ही ना करें। यदि कर गए हैं तो कैसे उसको तुरंत बाहर निकाल दें। तो हम देखते हैं जो पंचकर्म है, षटकर्म है, यदि वायरस बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर पहुंच भी गया, कोलाइटिस वगैरह हो गया, तो हम कैसे वमन करके, हम कुंजल करके, हम कहने चाहिए शंख प्रक्षालन करके पूरे अंदर की धुलाई सफाई कर देते हैं। तो अनेक विधियां हैं जो हजारों वर्षों से हम प्रयोग करते आए हैं, जिनके माध्यम से आंतरिक बाहर से प्रवेश ना हो। उसके लिए अणु तेल है, उसके लिए अनेक प्रकार के, जैसे एक पतंजलि का बना हुआ है दिव्य धारा है, तो वो अनेक जगह प्रयोग करता है, 7 प्रकार के तेल उसमें मिलाए गए हैं। तो इस प्रकार के उपायों से वायरस और बैक्टीरिया जो कि हवा में अरबों खरबों की संख्या में चारों हमारे हर समय विद्यमान रहते हैं, लेकिन हम उनसे कैसे बचे रहें, ये हमें सब कुछ देखने को मिलता है। यानी हमारे स्वास्थ्य के ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण भी ना हो, हम उससे बचे कैसे रहें, इसका विशद वर्णन आयुर्वेद में हमें देखने को मिलता है। तो हमें केवल इसको जान करके हम आयुर्वेद के इस गुण को जान करके, इसके विषय क्षेत्र को जान के, इसकी विशेषता को जान करके हम इस पर गर्व करें, इसलिए आपको सब ऐसा बताने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे ही स्वस्थ व्रत में आयुर्वेद में एक विषय आता है, स्वस्थ व्रत एक चैप्टर है, आपको पढ़ाया जाएगा। उस स्वस्थ व्रत में हम आहारचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या हमारी किस प्रकार की हो, अर्थात हमारा खान पान किस प्रकार का हो, हमारा आहार विहार किस प्रकार का हो, हमें कैसे किन लोगों के साथ बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, प्रातःकाल कब उठना चाहिए, रात्रि में कब सोना चाहिए, उठते ही हमें क्या करना चाहिए, यदि भूख प्यास लगती है तो हमें उसका कैसे उपयोग करना चाहिए, कब भूख लगे तो खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, प्यास लगे तो कितना पानी पीना चाहिए, कितना किस समय नहीं पीना चाहिए, कैसे नहीं पीना चाहिए, ये सारा एक विस्तार से उल्लेख भी हमें मिलता है स्वस्थ व्रत में, और उस चैप्टर में आपको विस्तार से बताएंगे, पढ़ाएंगे। इस तरह ही आहार विहार हमारा कैसा हो, तो हम क्या खाएं, क्या पथ्याहार है, क्या अपथ्य आहार है, क्या हमारे हितकारी संयोग है, क्या विरुद्ध आहार है, इसके बारे में आपको जानकारी आयुर्वेद में मिलती है, जिससे हम अपने स्वास्थ्य को ठीक से बनाए रख सकते हैं, रोगों से दूर और रोगों से अपने आप को बचाए रख सकते हैं। हमारी जो प्राकृतिक आवश्यकताएं हैं, भूख है, प्यास है, इनकी पूर्ति हम कैसे करें, कब करें। हमारे जो प्राकृतिक रोग हैं, जैसे बाल्यकाल में हमारे शरीर के अंदर कफ की प्रधानता रहती है, यौवनावस्था में और प्रौढ़ावस्था तक हमारे शरीर में पित्त की प्रधानता रहती है, और फिर प्रौढ़ावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक हमारे शरीर में वात की प्रधानता रहती है।
इन जो शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं इस प्रकार के वात पित्त कफ के भी, उसके अनुकूल अपने शरीर को कैसे रखना चाहिए, कैसे व्यवहार में रखना चाहिए, कैसे में अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करके परिवर्तन करना चाहिए समय के अनुकूल, आयु के अनुकूल, और हमारी वृद्धावस्था में भी हमें कोई कष्ट ना हो, क्योंकि प्राकृतिक एक क्रिया है, जो प्राकृतिक एक तरह से रोग है जो वृद्धावस्था के रूप में हमारे सामने आता है। तो इसमें भी हम कैसे सुगमता से उस कालखंड में भी, उस काल में भी हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें, उपयोगी बनाए रखें, ये इसका विशद वर्णन हमें आयुर्वेद में देखने को मिलता है। तो आयुर्वेद के जो विविध अंग हैं वो 8 प्रकार के हैं, जिन क्षेत्रों में चल करके आयुर्वेद उपचार करता है।